हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। दोस्तों आज हमारी है हिंदी की क्लास, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। तो दोस्तों यह हिंदी की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह जो है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर होने वाला वीडियो के एग्जाम हो या यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या टेट हो किसी भी राज्य का, या अभी जो यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए, या कहीं का भी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी परीक्षा हो, उसमें सभी के लिए यह हिंदी हमारी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो, और वीडियो हमारा वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहां पिछली कक्षा में हम लोगों ने समाप्त किया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं, संस्कृत भाषा को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत, जिसमें पहली हेडिंग है वैदिक संस्कृत। इसका जो समय माना गया है वह है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। उसके बाद वैदिक संस्कृत को छांदस भी कहा जाता है, और छांदस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ग्रंथों की रचना हुई है, यानी कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना की गई है वह छंदों के रूप में की गई, इसलिए इसको छांदस भी कहा जाता है। और छांदस या संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद है हमारा। उसके बाद वेदों की जो संकल्पना है इसको माना जाता है कि आर्यों ने प्रस्तुत किया था, और जो संकलन करता है यानी कि वेदों के जो संकलन करता माने जाते हैं वह महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं। उसके बाद चारों वेदों को संबोधित करने के लिए संहिता शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि चारों वेदों को एक साथ या एक नाम से जाना जाता है, और वह नाम क्या है? संहिता है। उसके बाद वेदों की रचना छंदों के रूप में हुई है, जो अभी हमने ऊपर बताया कि वेदों की जो रचना है छंदों के रूप में हुई है, इसीलिए इसको छांदस कहा जाता है। तो यह हमारा हो गया वैदिक संस्कृत। अब हम लोग देखते हैं अपना लौकिक संस्कृत। अब है हमारा लौकिक संस्कृत, जिसका समय क्या माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद लौकिक संस्कृत को उत्तर संस्कृत या फिर ब्राह्मण संस्कृत भी कहा जाता है, या इन दोनों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लौकिक संस्कृत का समय जो है यह महर्षि पाणिनि का समय माना जाता है, और महर्षि पाणिनि द्वारा जो रचित ग्रंथ है वह अष्टाध्यायी है, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। उसके बाद महर्षि पाणिनि ने ही संस्कृत की वर्णमाला, जो इन्होंने वर्णमाला बताई है, वर्णों को बताया है, तो इनके द्वारा ही बताई गई है। और वर्णों के क्रम, जो आज हम लोग क्रम पढ़ते हैं, वह इनके द्वारा ही बताया गया है। पहले यह संस्कृत में था, उसके बाद यह वहां से हिंदी में आ गया है। उसके बाद इन्होंने कुल वर्णों की संख्या 42 बताई थी, जिसमें स्वर 9 बताए थे और व्यंजन 33 बताए थे इन्होंने। उसके बाद वैदिक संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ जो माने जाते हैं वह क्या है? गीता है, रामायण है और महाभारत है। तो यह तो हो गया हमारा संस्कृत, यानी कि जो संस्कृत के दो भाग बताए गए थे। अब इसमें संस्कृत के बाद जो हमारी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ था तो वह पाली थी, फिर प्राकृत थी। तो हम लोग अब इसके क्रम में पाली को देखते हैं। अब है दोस्तों हमारी पाली भाषा, और पाली भाषा का जो समय माना जाता है वह 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन तक माना जाता है। पाली भाषा को बौद्धों की भाषा कहा जाता है, क्योंकि इस भाषा का प्रयोग महात्मा बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में ही अपने उपदेश और प्रवचन दिए हैं। पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ त्रिपिटक है, या इसको त्रिपिटिक भी कहते हैं कहीं कहीं पे। और यह जो है 3 ग्रंथों का समूह है। पहला उसमें क्या है? अभिधम्म पिटक है, दूसरा क्या है? सुत्त पिटक है, और तीसरा क्या है? विनय पिटक है। इन तीनों को सम्मिलित रूप में त्रिपिटक कहा जाता है। उसके बाद बौद्ध शिक्षा में कुल वर्णों की संख्या 49 मानी गई है, और बौद्ध शिक्षा में एक बाल पोथी का प्रयोग किया जाता था। बाल पोथी का प्रयोग किया जाता था, और वर्णों की संख्या कितनी मानी गई? 49 मानी गई। पाली भाषा को प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा सभी को उतनी अच्छे से नहीं आती थी, और इस भाषा का जब विकास हुआ तो इसको काफी सारे लोगों ने बोलना प्रारंभ किया, इसलिए इसको प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं 2-3 पॉइंट में अपनी प्राकृत भाषा को। अब है दोस्तों हमारी प्राकृत भाषा, और इसका जो समय माना जाता है वह 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन तक माना जाता है। इसका जो विकास माना जाता है वह संस्कृत भाषा से ही माना जाता है, क्योंकि इसका जो उद्भव हुआ है वह संस्कृत से ही हुआ है,
उसका ही यह बिगड़ा हुआ रूप है। उसके बाद इस भाषा को जैन मुनियों द्वारा बोली जाने वाली या प्रायोगिक भाषा भी कहते हैं। इसको जनसाधारण की भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि यह भाषा ऐसी थी कि जनसाधारण या सामान्य मनुष्य द्वारा भी इसका अधिकतम प्रयोग किया जाता था या प्रयोग होने लगा था, इसलिए इसको जनसाधारण की भाषा कहा जाता है। उसके बाद इसको मरीक्षों की भाषा की संज्ञा भी दी गई है। तो दोस्तों यह हमारी हो गई प्राकृत भाषा। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाई बहनों दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।